स्क्रीन इज विजिबल, राइट। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले विद अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। यार हाँ ना बोला करो यार। सो बेसिकली यहाँ से डी डिस्टेंस दूर मेरे पास एक डिस्क है, क्या है बेटा, ऐसे समझ में आया। दिस डिस्क हैज अ रेडियस कैपिटल आर, ले लो। समझ में आ रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आई नीड टू फाइंड द नेट फ्लक्स फ्रॉम द डिस्क। ट्राई करो। बेसिकली बेटा ये एक रिजल्ट है, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, सो मैं ही सॉल्व करता हूँ। ओके बेटा, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स हम लोगों ने बोला था इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इफ फील्ड इज वेरिंग, राइट। बेटा यहाँ पे बोलो ये डिस्क पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ यहाँ पे, पॉइंट नंबर वन, एंड इफ आई से दिस इज पॉइंट नंबर टू, क्या दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम होगा? क्यों नो सर? बिकॉज देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसा बनाऊं और यहाँ से अगर मैं लाइन ऐसा बनाऊं, तो क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? तुम बोलोगे नहीं, अगर ये R1 है, ये R2 होगा, राइट, है ना। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बेटा जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे कि ये डिस्टेंस वेरी करता जाएगा यार, बोलते ही नहीं हो कुछ। तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधा ई डॉट ए तो नहीं कर सकते, वी हैव टू इंटीग्रेट, राइट। और बेटा डिस्क का एलिमेंट कैसा लेता है? बोलो, हाउ डू वी टेक एलिमेंट फॉर डिस्क? डीए नहीं बेटा, हम लोग कैसे लेते हैं, ये भूल गया क्या? ये आर पे जाता है ऐसे, और डी आर का एक रिंग लेते हैं ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है। ऐसा एक रिंग लेते हैं, राइट। और इस रिंग का वजह से जो भी एरिया वेक्टर आएगा वो इधर की ओर आएगा, दैट विल बी डी ए वेक्टर, राइट। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, so the electric field will be like this, right? ऐसा है ना। this will be the direction of electric field vector E vector। अच्छा तुम मेरे को बोलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इफ आई से दिस एंगल टू बी थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा बन जाएगा? सोच के बताना। ये भी थीटा है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बेसिकली आई कैन मेक टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर जिसे मैं ई परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, राइट। और एक इधर आएगा जिसे मैं ई पैरेलल बोलूंगा, एंड दिस विल बी ई कॉस थीटा, है ना। और ये ई परपेंडिकुलर जो भी है इट विल बी ई साइन थीटा। यार समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें। अच्छा मेरे को बोलो, जो भी फ्लक्स आएगा बेटा, वो ई पैरेलल का वजह से आएगा कि ई परपेंडिकुलर का वजह से आएगा? पैरेलल का वजह से। पैरेलल का वजह से, परपेंडिकुलर की वजह से नहीं बेटा। तुमको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? मान लो मेरे पास एक सरफेस है ऐसा, एंड इफ द फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, तो ये कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा क्या फ्लक्स में? तो ये तो ऐसा ही है ना बेटा, इसको बस 90 डिग्री घुमा दो ऐसे। देखो वही तो बात है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं ना। ये समझ में आता है क्या? तो बेटा जो भी मेरा फ्लक्स आएगा वो किसका वजह से आएगा? ई कॉस थीटा का वजह से, है ना। ध्यान से सुनते रहना। यहाँ से डी डिस्टेंस दूर मैंने बोला था डिस्क रखा हुआ है, राइट। तो मैं बोलूंगा इस छोटा सा एलिमेंट के लिए जो भी छोटा सा डी फाई आएगा वो क्या होगा बेटा? क्या वो ई डॉट डी ए होगा भाई? लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे ई लिखेंगे कि ई कॉस थीटा लिखेंगे? तो ये हो जाएगा मेरा ई कॉस थीटा इंटू डी ए। अच्छा डी ए वेक्टर क्या होगा बेटा? हम लोगों ने कल भी यही किया था, राइट, 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या जे वाला बात समझ में आता है? क्यों 2 पाई आर इंटू डी आर? बेटा मेरा जो एलिमेंटल रिंग आया वो तो ऐसा आया ना, है ना, ये आया ना। ये वाला आर था, और ये वाला जो भी विड्थ है ये कितना है? डी आर, है ना। तो मैं जो बोल रहा था कल से थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ से अगर मैं इसको कट करके ओपन कर लूँ तो क्या मेरा रिंग ऐसा स्ट्रिप जैसा दिखेगा? इसका लेंथ क्या होगा? दैट विल बी द सर्कमफेरेंस व्हिच इज 2 पाई आर। और इसका विड्थ क्या होगा भाई? डी आर। सो व्हाट विल बी डी ए? 2 पाई आर डी आर। ये याद रखना बेटा, बार बार नहीं बोलूंगा। जब जब हम लोग डिस्क की वजह से रिंग एलिमेंट लेंगे, सो वी विल यूज दिस थिंग डायरेक्टली, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सो मेरा ये वाला आ गया डी फाई ई डॉट डी है ना। सो मैं बोलूंगा मेरा जो भी डी फाई आया दैट इज, यहाँ पे ऐसे देखो, ये होगा 2 पाई ई कॉस थीटा इंटू आर डी आर, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? बेटा अभी मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं ना, दैट इज कि बेटा थीटा इज ऑल्सो वेरिंग। बेटा थीटा भी वेरी कर रहा है ना, एंड आर इज ऑल्सो वेरिंग, यस और नो? बेटा दोनों वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो आइदर आई हैव टू राइट थीटा इन टर्म्स ऑफ आर, या फिर मुझे आर को थीटा के टर्म्स में लिखना है, राइट। मैं तो बोलूंगा सर कौन सा ज्यादा इजी है? मैं बोलूंगा बेटा देखो दोनों इजी है, समझ में आ रहा है। दोनों इजी है, समझ में आया। लेकिन व्हाट आई प्रेफर इज टू राइट आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या अगर ये डी है, इफ दिस इज डी, क्या मैं जे वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, क्या मैं डी बाई कॉस थीटा बोल सकता हूँ? ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बोला पता है? ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखना। अच्छा तुमको जैसा और समझ में आया तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसा है ना। ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला है डी, है ना, ये वाला है आर। समझ में आ रहा है? इसको मैंने बोला डी बाई कॉस थीटा होगा, कैसे होगा ये समझना, ठीक है। मैं अगर बोलूँ यहाँ से व्हाट विल बी कॉस थीटा, क्या वो होगा डी बाई हाइपोटेन्यूज?
तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज मेरा आएगा डी बाई कॉस थीटा, यार बोलते ही नहीं हो कुछ। सो दिस डिस्टेंस इज डी बाई कॉस थीटा, तो मैं डी फाई का वैल्यू क्या बोलूंगा बेटा, डी फाई विल बी 2 पाई इंटू ई का वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना ई का वैल्यू क्या मैं लिखूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बेटा और एक कॉस थीटा था इंटू कॉस थीटा, यस और नो, समझ में आ रहा है। अभी देखो आर को मुझे थीटा के टर्म्स में लिखना है, राइट, तो यहाँ से देखो फिर से इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखूं, क्या लिखूं बेटा, tan थीटा, क्या वो होगा r बाई डी, यस और नो, तो व्हाट विल बी r विल बी नथिंग बट d tan थीटा, ये समझ में आ रहा है। तो बेटा क्या हम लोग लिख सकते हैं r को d tan थीटा, यार बोलो यार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एंड इफ आई कैन राइट d इज इक्वल r इज इक्वल टू d tan थीटा, क्या मैं r को थीटा के टर्म्स में लिख पाया। और देखो बेटा क्या है, r इज इक्वल टू d tan थीटा, तो व्हाट विल बी dr विल बी d सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वाला बात समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा है क्या, तुम्हें इंटीग्रेशन आता है ना अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा तो बोला करो बेटा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा हो गया, आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंटू डी टेन थीटा, है ना, आर की जगह मैं डी टेन थीटा लिख सकता हूँ, और डी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस और नो। अभी देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, देखो ये आएगा 2 पाई के क्यू इंटू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इंटू ऊपर में चल जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा इंटू कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पे देखो इंटू डी करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, है ना, टेन थीटा को क्या मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल दूं, ये समझ में आया, ओके। और यहाँ पर मेरे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। अभी ध्यान से देखना, क्या ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, अरे देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या ये समझ में आया। तो मेरा डी फाई का वैल्यू क्या आ गया बोलो, क्या यार 2 पाई के क्यू इंटू साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे डी थीटा मिस हो गया था, साइन थीटा डी थीटा, राइट, ये वाला बात समझ में आया। और अगर मैं इसी को अच्छे से लिखूं भाई, तो तुम बोलोगे सर देखिए मेरा डी फाई आ गया, क्या फिर से बोलो, 2 पाई के क्यू इंटू साइन थीटा डी थीटा, और क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मैं नेट फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लिमिट्स पुट करना है, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे हम लोग, बेटा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा है और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, फर्स्ट एलिमेंट क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, देखो, और लास्ट एलिमेंट क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसे अल्फा बोल दूं, अल्फा बोल दूं। तो मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 से लेकर अल्फा, है ना, रहाना तो बोलो यार। और मैं बोलूंगा बेटा ये मेरा क्या है, क्या फाइनेट, है ना, फाइनेट, ये फाइनेट क्या आएगा बोलो, 2 पाई के क्यू इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन होता है ना साइन थीटा का, माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर अल्फा तक, बोलो बात समझ में आया। तो मेरा नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2 पाई, और के की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये समझ में आया। अच्छा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस अल्फा, और माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0, ऐसा आएगा ना। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है कि माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। ओके, सो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, जो आ रहा है देख लेते हैं, ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ऐसा आएगा ना। देखते हैं लास्ट तक मैच कर लेंगे। ये फाइनेट क्या आएगा, ये 2 पाई, ये 2 हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस कॉस अल्फा, हाँ सही आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा मुझे क्या मिला, व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, कि सर देखिए जो भी है, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एंड इफ आई नीड टू फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस लाइक दिस, ऐसा मान लो, समझ में आ रहा है। तो बेटा इससे जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, रहाना तो बोला रहा, देखो क्यू से जितना भी फील्ड लाइंस निकलेगा वो एक तरफ थोड़ी निकलेगा, वो तो चारों तरफ निकलेगा ना। तो वो फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, राइट। लेकिन क्या यही पे एंड होगा, नहीं बेटा, और भी रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये पीछे की ओर भी जाएगा, राइट। अरे क्यों, तो चारों तरफ फील्ड निकालेगा ना, लाइंस। लेकिन बेटा मेरे लिए जो काम का बात है दैट इज कि सर देखिए जे वाला सरफेस से जो भी फील्ड लाइंस पास करेगा दैट विल बी नथिंग बट फाई नेट थ्रू द डिस्क, दैट विल बी इक्वल टू Q/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये सर ऐसा, जहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे 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 ज्वाइन करूँ तो जे वाला एंगल अल्फा है, राइट। फिर इसका फायदा क्या है, मैं बोलूंगा बेटा इसका फायदा बहुत सारा है, इस इंट्यूशन से मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। क्या क्या बोल सकता हूँ, देखना देखना चाहोगे, रहाना तो बोलो यार। देखो मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, समझ में आया। एंड आई एम गिविंग यू 3 सरफेसेस, एक सरफेस ऐसा दिया, ये पहला सरफेस,
ये दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर मैंने बोला कि मान लेते हैं भाई कि इससे फ्लक्स जा रहा है फाइव वन, इससे फ्लक्स जा रहा है फाइव वन, इससे जा रहा है फाइव टू, इससे जा रहा है फाइव थ्री। बात समझ में आया? तो मेरा सवाल ये है, बोलो फाइव वन, फाइव टू और फाइव थ्री इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी मैं तुमको ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर वन, फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव थ्री। ऑप्शन नंबर टू, फाइव वन is greater than फाइव टू is greater than फाइव थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री, फाइव थ्री is greater than फाइव टू is greater than फाइव वन। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर, फाइव थ्री is greater than फाइव वन which is greater than फाइव। बोलो बोलो, क्यू इक्वल क्यू होगा? बहुत बढ़िया, कॉस अल्फा इक्वल होगा। गुड, वेरी गुड, समझ में आया? अरे बेटा देखो, मैं बोलूंगा ये फील्ड लेंस को जैसे जा रहा होगा, राइट, है ना? थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करते हैं बेटा। ठीक है, और ऐसे नीचे से भी ऐसे जा रहा होगा, राइट। सीन कुछ ऐसा गिवन था, राइट। तुम बोलोगे सर देखिए मुझे पता नहीं है ये क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सर मैं इतना बात का तो गारंटी ले सकता हूँ कि इस सरफेस से जितना फील्ड लाइंस पास किया होगा वही दूसरे और तीसरे सरफेस से भी किया होगा, राइट। अरे व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यस और नो? सर देखिए ये सरफेस से जितना फील्ड लाइंस पास किया होगा इससे भी उतना ही किया होगा और इससे भी उतना ही किया होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो। सो बेटा दोनों तीनों का फ्लक्स इक्वल होना चाहिए, राइट। या फिर तुम बोलोगे सर देखिए अल्फा सेम है, राइट, और हमारा जो फाई आता है इट इज नथिंग बट क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस कॉस अल्फा। हर एक चीज तो कांस्टेंट है, राइट। क्या बात समझ में आया? सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव टू विच इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव थ्री। बात समझ में आया? अभी देखो अगर बात समझ में आ गया है तो और एक सवाल देता हूँ। देखो बेटा ये पूरा फील है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा बस समझने का देरी है, बाकी इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक प्लस क्यू है, क्या है बेटा? इसको ऐसे बना रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया ना, अभी मैंने एक सरफेस बनाया ऐसा, एक सरफेस बनाया ऐसा, ठीक है, समझ में आया? और मैंने बोल दिया भाई कि इससे फ्लक्स जा रहा है मान लो फाइव वन और इससे फ्लक्स जा रहा है मान लो फाइव टू। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइव वन एंड फाइव टू। फाइव वन एंड फाइव टू का वैल्यू बोलो। बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो ऐसा सरफेस दिखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, राइट, लेकिन तुम मेरे को बोलो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सीधा सरफेस बना दूं तो तुम बोल दोगा ना फ्लक्स क्या जाएगा इस सरफेस से? फाइव नॉट बोलो मेरे को, फाइव नॉट का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट नहीं, इंटू वन माइनस कॉस। तुम बोलो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं इस बात को गारंटी के साथ नहीं बोल सकता क्या कि सर देखिए इस सरफेस से जितना निकल रहा है वही तो पूरा पास कर रहा है बाकी दो सरफेस से भी, राइट। यानी कि मैं जे वाला बात बोल सकता हूँ कि फाइव नॉट इज इक्वल टू फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू। अरे बेटा समझो ना, ये फाइव नॉट जो जाएगा यहाँ से जितना फील्ड लेंथ क्रॉस कर रहा होगा फाइव वन से भी तो उतना ही क्रॉस कर रहा होगा और फाइव टू से भी तो उतना ही क्रॉस कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइव नॉट इज इक्वल टू फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोजेक्टेड एरिया का। कौन सा एरिया का? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या कहता है कि बेटा अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च मारू, क्या मारू, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखू, क्या सोर्स रखू, सोच के देखो इन दोनों का, इसका सरफेस का शेडो कुछ ऐसा लगेगा, राइट। अच्छा बड़ा वाला से समझते हैं, इसका शेडो कुछ ऐसा लगेगा, ये सुन लो। सो ये क्या, इसको मैं प्रोजेक्टेड एरिया बोल दूं? रहाना तो बोलो। और जे वाला ही रेस्पॉन्सिबल है, राइट, दिस इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेट फ्लक्स, है ना? अरे बेटा इससे जितना जाएगा उतना ही तो इससे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया का यूज लेके बहुत सारा सवाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? यार तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो खुश करने के लिए? पक्का समझ में आ रहा है? क्या प्रोजेक्टेड एरिया समझ में आया क्या होता है? यहाँ से अगर मैं लाइट मारूंगा तो यहाँ पे इसका शेडो स्क्रीन में कुछ ऐसा बनेगा, राइट। और बेटा ये प्रोजेक्टेड एरिया से जितना फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही तो इनसे भी करना चाहिए, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देखते कितना समझ में आया। मैंने अभी क्या किया, आई एम मेकिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम मेकिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लो भाई यहाँ पे एक ऐसा है हेमिस्फेरिकल, ठीक है, इसका रेडियस है आर, मान लो इसका रेडियस कितना मान लो, आर। समझ में आया? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। मैंने बोला फाइंड फ्लक्स। नहीं बन रहा है क्या? देखो बेटा तुमको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुम मेरे को बोलो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सिंपल सा सरफेस बनाता गोल ऐसा, तो क्या तुम इससे फ्लक्स निकाल लेते? मैं अगर इससे फ्लक्स फाई नॉट बोलूं तुम क्या बोलते सर? देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट डॉट ए वेक्टर, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। और ए वेक्टर इसका इधर आता है ना, तो तुम क्या बोलते? दिस विल बी ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा बोलते क्या? अरे हाँ ना, तो बोलो यार। सोचो इस सरफेस से जितना फ्लक्स पास किया होगा भाई, क्या वही इस हेमिस्फेरिकल बॉल से भी पास किया होगा? तो अगर मैं इससे फाइव टू बोलूं, अगर मैं इससे फाइव, अच्छा फाइव वन बोल देते हैं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि फाइव नॉट विल बी इक्वल टू फाइव वन? अरे हाँ ना, तो बोल इससे जितना पास करेगा इससे भी उतना ही पास करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का?
तो बेटा यही तो हो जाएगा, फाई थ्रू दी सरफेस क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, अच्छा कैपिटल आर स्क्वायर। क्या समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें? बेटा याद रखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगाओ, क्या लगाओ, एक लाइट सोर्स लगाओ, तो इस हेमिस्फेरिकल बोल का जो भी शेडो बनेगा वो तो सर्कल ही बनेगा ना भाई, ऐसा है। तो यही तो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, दिस विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। और व्हाट विल द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, बोलो बोलो, व्हाट विल बी द पाई आर स्क्वायर। तो बेटा याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और यू आर गिवन अ सरफेसेस लाइक दीज, सो यू कैन से दैट दी सरफेस से जो भी फ्लक्स जाएगा दैट विल बी द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। समझ में आया? ये बात याद होना चाहिए भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया पक्का? या तो फिर एक सवाल मेरे को करके बताओ, ये वाला होना ही चाहिए। समझ में आया? समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या बोला, आई हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यार तुम कुछ बोलते ही नहीं हो यार। यहाँ पर मैंने क्या किया, आई एम कीपिंग अ सिलेंडर, ऐसे ऐसा मैंने एक सिलेंडर बनाया, बात समझ में आ रहा है? इसका हाइट मैंने दिया h, इसका हाइट क्या दिया मैंने, h, समझ में आया? और इसका रेडियस मैंने दिया r, इसका रेडियस मैंने दिया r, बोलो आज समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मैंने पूछा कि फाइंड फाई थ्रू दी, समझ में आया? बोलो कितना। अच्छा पूरा सरफेस का नहीं लेते, एक काम करते, रुको रुको, यहाँ से तो फिर तुम बोलोगे सर देखिए जितना फील्ड लेंस घुस रहा है उतना ही निकल रहा होगा, तो जीरो है ना। मैं बना रहा हूँ इसको, देखो समझ में आया कैसा है सरफेस। हाँ इसका रेडियस आ रहा है तो कोई भी डाउट नहीं है, और इसका हाइट अभी भी h ही है। भाई फ्लक्स फाइंड करो, नाउ फाइंड फ्लक्स, क्योंकि हम लोग 2D का बात कर रहे हैं अभी, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, इनटू HR, HR की 2R, HR होगा कि 2R होगा। देखो बेटा इसका जो भी प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करो, क्या प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना प्रोजेक्टेड एरिया, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा देखो इसका ये वाला हाइट तुम्हें पता है, ये हाइट क्या है, h है, ये सन नो। और बेटा इसका ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला आर के 2R, बेटा ये डायमीटर है ना, डायमीटर में आर होता है कि 2R होता है? अरे बेटा ये ऐसा है ना, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, 2R होगा ना, रेडियस आ रहा है ना। अभी तक समझ में नहीं आया? तो ये 2R हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया। सो फाइव थ्रू द सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था दैट विल बी ई नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या है यहाँ पे 2RH, एज सिंपल एज दिस। क्या ऐसा फर्जी सवाल है ना भाई, ये तुमको ऐसे गुमराह किया जाएगा भाई, बहुत सारा सर्फेसेस दे सकता है और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? एक बार सोच लो, पक्का ना। चलो अभी देखो बेटा, हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने अभी तक 2D में डिस्कशन किया अपना जो भी किया, राइट, फ्लक्स कैलकुलेशन वगैरह वगैरह इन 2D, राइट। अभी हम लोग इसी को क्लोज सरफेस के लिए डील करेंगे, अभी तक ओपन सरफेसेस था, 2D नहीं। द प्रॉपर वर्ड शुड बी ओपन सरफेसेस, राइट। सरफेस एक तरफ से ओपन था, अभी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे फॉर क्लोज सरफेस, समझ में आया? फॉर क्लोज्ड। अच्छा क्या सर ने एक बात बोला था कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इफ आई हैव अ क्लोज सरफेस, सो मेरा सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, राइट। पता नहीं ये तुम्हें तो सर्कल दिख रहा होगा भाई, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं क्यों 3D में ये स्फीयर जैसा कुछ लग रहा है, बात समझ में आ रहा है? और सर ने ये बात बोला था कि अगर मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है तो इसका अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ तो इट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल, ये सुन लो, डी वेक्टर ऐसा होगा आउटवर्ड नॉर्मल, और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर तो बनाया गया है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो बात याद रखना है दैट इज कि देखो सर, अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इफ आई हैव अ क्लोज सरफेस, बात समझ में आ रहा है, और यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है? और अगर मेरे से बोला जाए कि अगर मान लो यहाँ से 10 फील्ड लाइंस घुसा और यहाँ से 10 फील्ड लाइंस निकल गया, सो व्हाट विल बी फाई नेट थ्रू दिस क्लोज सरफेस, बोलो। बहुत बढ़िया, ये आता है ना, ये जीरो होगा। बेटा रो अफ़ज़ा का कहानी याद करो, अगर तुम्हारे पास जो कटोरा दिया था मैंने, वो मैं नीचे से ऐसे ओपन कर दूं, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ में आया? तो रूह अफ़ज़ा ऊपर से गिरेगा तो सही, लेकिन बीच में अगर कोई बैठ के देख रहा होगा कितना रूह अफ़ज़ा उसके पास रह रहा है, बोलेगा भाई पागल हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से घुसेगा और नीचे से निकल जाएगा, बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पहले रूह अफ़ज़ा का स्टोरी बता दिया, बस ये बात याद रखना। लेकिन कंडीशन यही है कि जितना फील्ड लाइंस घुसा उतना ही निकलना चाहिए, तब जाके नेट फ्लक्स जीरो होगा, बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ओके देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है बेटा, एक स्फीयर है, समझ में भी आ रहा है तुम्हें? और मेरे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई नॉट, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड मान लो ई नॉट है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो ई नॉट है, बात समझ में आया? ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे कुछ बना रहा हूँ, समझ में आया? और मैंने बोला ये सरफेस को मैंने बोला सरफेस वन, एंड दिस सरफेस पीछे वाला को मैंने बोला सरफेस टू, समझ में आया? सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट फाई वन एंड फाई टू, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट फाई वन एंड फाई टू। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई बताओ फाई नेट कितना होगा थ्रू दी सरफेस, फाई नेट कितना होगा? जीरो, क्योंकि बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि फाई वन और फाई टू का वैल्यू बताओ, बात समझ में आ रहा है?
व्हेन आई नीड टू कैलकुलेट फाई वन, तो क्या फाई वन कैलकुलेशन के लिए मेरा सीन कुछ ऐसा नजर आएगा भाई, देखना ऐसा, और इधर में ई नॉट ऐसा है, ये सुन लो। इसका क्या हो जाएगा बोलो, तुम बोलोगे सर देखिए आपने अभी बोला ये होता है मेरा फाई वन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट विल बी ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। व्हाट विल बी प्रोजेक्टेड एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर। और फाई टू के लिए मेरा सीन कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से देखना भाई, फाई टू के लिए मेरा सीन कुछ ऐसा नजर आएगा, ये सुन लो, ये ई नॉट है। तो सर फाई टू क्या हो जाएगा मेरा, फाई टू भी आपने बोला था दैट विल बी ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ये सुन लो। तो ये ई नॉट हो गया और प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोलो यार। और जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो तुम उछल के खड़े हो गए कि सर देखिए फाई नेट, क्या फाई स्केलर क्वांटिटी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। तो सर देखिए फाई नेट विल बी नथिंग बट फाई वन प्लस फाई टू, राइट। सर जब मैं फाई वन प्लस फाई टू कर रहा हूँ इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, लेकिन सर अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमारा फाई नेट क्या होना चाहिए। तो सर क्या गलत हो रहा है, मैं बोलूंगा बेटा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अगर मैं यहाँ का बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, क्या आउटवर्ड नॉर्मल यानी ऐसा आएगा ना, कि जे वाला होगा एरिया वेक्टर। तो सोच के देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, और 180 बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 है ना। तो मेरा फाई वन ऐसा नहीं लिखना, ये पाप है। फाई वन को क्या लिखना चाहिए था, माइनस ऑफ ई नॉट पाई आर स्क्वायर, है ना। और फाई टू को देखो, फाई टू के लिए तो ये सही लिखा हो क्योंकि एरिया वेक्टर इधर आना चाहिए, ए वेक्टर, राइट। तो ई नॉट जिधर एरिया वेक्टर उधर, तो फाई टू इज ओके, ये सुन लो। यहाँ पे लिख लेना ई नॉट इज मेकिंग एंगल 180 डिग्री विथ ए वेक्टर, राइट। दिस इज द लॉजिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तुम जब यहाँ पे लिखोगे फाइन नेट तो देखना वो बैलेंस आउट हो जाएगा। फाइन नेट फाई वन की जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और फाई टू के लिए मैं लिखूंगा प्लस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो क्या, क्या मेरा इसको वैलिडिकेट कर देगा भाई, क्या ये समझ में आया। लेकिन याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था इसीलिए ऐसा हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता तो ऐसा ये जरूरी नहीं था। बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का। सो आज के बाद से अगर मेरे पास इनकमिंग फ्लक्स है, इफ आई हैव इनकमिंग फ्लक्स यानी घुसने वाला फ्लक्स, उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर मेरे लिए आउटगोइंग फ्लक्स है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रहा है। सो इसको थोड़ा सा लिख के रखो, बहुत बार क्या होता है ना, देखते ही सवाल को कर लोगे। समझ में आया। बस याद रखना कि मेरा जो फ्लक्स इनकमिंग है इसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और जो मेरा फ्लक्स आउटगोइंग है इसे हम लोग क्या लेते हैं। लॉजिक यहाँ पे है, देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखते हैं कितना समझ में आया, सवाल करते हैं। चलो ये हो गया नोट डाउन क्वेश्चन। देखो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। समझ में आया। और मैंने बोल दिया दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। समझ में आ रहा है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट फ्लक्स, और तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे गिवन है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया। एंड यू नीड टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सर्टेन सर्फेसेस। एक सरफेस ऐसा है, इस सरफेस से बोलो फाई वन कितना होगा। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस से निकालू, बोलो इस सरफेस से अगर मैं बोलूँ कि दिस इज फाई टू, वो भी तुम्हें निकालना है। बात समझ में आ रहा है। ऊपर वाला सरफेस अगर मैं बोलूँ कि जे वाला सरफेस अगर ये फाई थ्री है, और नीचे वाला सरफेस क्या है बेटा, फाई फोर है। और सामने वाला जो भी है, सामने वाला जो भी है इसे फाई फाइव करना, और पीछे वाला जो भी है इसे फाई सिक्स। तो आई नीड टू फाइंड नंबर ए फाई वन, नंबर बी फाई टू, नंबर सी फाई थ्री, नंबर डी फाई फोर, नंबर ई फाई फाइव, एंड नंबर एफ फाई सिक्स। बात समझ में आया। टेक योर टाइम। नहीं बना क्या बेटा, बोलो क्या हुआ, कौन सा क्या है बोलो। देखो बेटा ये इनकमिंग फ्लक्स होगा ना इस सरफेस से, और इस सरफेस के एरिया वेक्टर इधर आएगा, ये सुन लो। क्या मैं इसे बोल दूं ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप, ऐसा ही होगा ना। और इसका वजह से इधर आएगा, क्या मैं इसे बोल दूं ए स्क्वायर इंटू आई कैप। तो फाई वन क्या होगा, ई डॉट डी ए, सॉरी ई डॉट ए। तो क्या होगा माइनस ऑफ ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, है ना। फाई टू क्या होगा, देखो ए स्क्वायर आई कैप और यहाँ पे ई नॉट आई कैप है, तो ये हो जाएगा ई नॉट। फाई थ्री का बात करते हैं, सोच के देखो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की ओर है ना। तो बेटा क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो फाई थ्री कितना होना चाहिए। बेटा गलत कर रहे हो यार। व्हाट इज द फ्लक्स, क्या होता है ई डॉट ए, है ना। 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये क्या होगा ई ए कॉस 90 डिग्री। कितना होगा बेटा, समझ के चलो। अगर मेरा कोई भी ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है जो एरिया वेक्टर कहलाऊं हो, तो वहां पे जीरो होना निश्चित है। समझ में आया कि नहीं आया, गारंटी है, बेट लगा लो वही होगा। समझ में आ रहा है। फाइव फोर के बारे में सोचते हैं, फाइव फोर नीचे है ना एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, क्या होना चाहिए फाइव फाइव बोलो, और फाइव सिक्स भी। क्या समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं नेट फ्लक्स बोलता तो नेट फ्लक्स कितना होता,
जीरो होता है, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तो जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा उतना ही निकलेगा, है ना। क्या ऐसा सवाल कर लोगे भाई? छोड़ के तो नहीं आओगे? बहुत फर्जी सवाल है भाई, समझ में आ रहा है? चलो एक अच्छा सवाल करते हैं, फिर इतना फर्जी सवाल, ये सवाल कर लो, तुम्हारा जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अगेन ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। बात समझ में आया? अभी देखो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, ये अभी भी क्यूब है ऑफ साइड लेंथ है, समझ में आया? ये अभी भी क्या है बेटा, क्यूब ऑफ साइड है, क्यूब ऑफ। लेकिन बेटा अभी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा लोचा किया गया है। कैसा लोचा, ये समझो। तुमको अभी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, इट इज गिवन एज ई नॉट बाई ए इंटू एक्स आई कैप, समझ में आया? और फिर बस तुमको फाइंड करना भाई, ये वाला फाई वन मान लो, ये वाला फाई टू मान लो, ऊपर वाला फाई थ्री, नीचे वाला फाई फोर, सामने वाला फाई फाइव, और पीछे वाला फाई सिक्स, समझ में आ रहा है? चलो बेटा फाइंड करो। देखो थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तुमको देख के लग रहा होगा कि सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में वेरी कर रहा है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, ये बोल रहे हो ना? करना होगा ना? लेकिन बेटा बहुत फर्जी चीज है। सोचो हम लोगों ने कल एक सवाल किया था जहाँ पे वाई जेड प्लेन पे हम लोगों ने ऐसे ही एक प्लेन को रखा था, ये सुनो। तो वहां पे यहाँ पे वाई जेड प्लेन पे यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और क्या ये कांस्टेंट रहेगा, हाँ ना बोलो? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, क्या ये एक्स का वैल्यू ए रहना चाहिए? क्योंकि सोचो ना, ये क्यूब लेंथ ये है, तो यहाँ से ये वाला दूरी तो ये होना चाहिए ना। तो ये वाला प्लेन पे एक्स का वैल्यू ए होना चाहिए, और क्या ये भी कांस्टेंट होना चाहिए? अरे हाँ ना तो बोलो। क्या बात समझ में आया? तो बेटा ये वाला सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगा? हाँ, बिकॉज यहाँ पे तो एक्स कांस्टेंट है ना। और सिमिलरली यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कांस्टेंट होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक्स कांस्टेंट है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे दोनों प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स, राइट? वहां पे तो एक्स कांस्टेंट होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा मैं अगर बोलूँ कि फाइव वन, सो फाइव वन विल बी नथिंग बट ई वन इंटू ए वेक्टर, है ना। तो सोच के देखो, फाइव वन में ई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखते कितना समझ में आया। बहुत बढ़िया, तो फाइव वन का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही फाइव टू का बोलो, फाइव टू में मैं इसको ई टू इंटू ए बोलूंगा ना। बोलो क्या होगा, ई नॉट इंटू, ई नॉट इंटू। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू लिखूंगा तो ये होगा ई नॉट बाई ए इंटू एक्स की जगह ए, और एरिया मेरा क्या था, ए स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। अभी मेरे को फाइव थ्री बोलो क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग आई कैप, तो उसका एरिया, उसका डायरेक्शन में कोई ना कोई एरिया वेक्टर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। फाइव फोर बोलो भाई, फाइव फाइव, और फाइव सिक्स भी। क्या बात समझ में? अच्छा तुम मेरे को बोलो अभी मेरा नेट फ्लक्स कितना है। तो बेटा यही सिखाने का कोशिश कर रहा था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो इसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो क्लोज सरफेस पे जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा और एक सवाल करो, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, राइट? कॉन्फिडेंस आया अभी तक कि नहीं आया? सर बोलते ही नहीं हो कुछ, आया कि नहीं आया, बोलो कुछ। नहीं आया क्या अभी तक? ये सवाल समझ में आया कैसे मैंने बोला कि एक्स कांस्टेंट है? बेटा याद करो ना, कल भी हम लोगों ने एक डिट्टो सवाल किया था, है ना। वी डिड अ सेम टू सेम क्वेश्चंस पिछले दिन, याद करो ना। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं दिखा देता। अरे पिछले दिन का सवाल याद है, ऐसा कुछ लिया था ना, है ना। यहाँ पर भी मैंने वेरी कराया था, और मैंने तुमको बोला था कि भाई देखो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट ही है ना। बोला था कि नहीं बोला था? इसका पैरेलल अगर और एक प्लेन आ जाए तो इसमें तुम क्यों मतलब इतना टेंशन ले रहे हो? ऐसा और एक प्लेन आ गया है बस। यहाँ पर भी तो एक्स कांस्टेंट होगा ना। डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्स जीरो होगा, यहाँ पे मान लेते एक्स बराबर कुछ वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये पैरेलल प्लेन पे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा वही सेम क्वेश्चन, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी सेम है। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये समझ में भी आ रहा है तुम्हें? लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने एक चेंज किया, दैट इज इसी का सेकंड पार्ट कर सकते हो। क्या मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस इज ई नॉट बाई ए इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझ में आया? जो जो फाइंड कर रहे थे कर दो, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर। डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पे? डिफरेंस क्या है बोलो? डिफरेंस बस इतना ही है बेटा कि वहां पे केवल एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था, यहाँ पे एक्स पे भी वेरी कर रहा है। और बना कि नहीं बना बेटा? चलो देखो, पहले के देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेरिंग ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट? अभी जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका दो कंपोनेंट है, एक एक्स के अलोंग है और एक वाई के अलोंग है। ये समझ में आ रहा है क्या? चलो सबसे पहले फाइव वन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? फाइव वन, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, फाइव वन में जो भी मेरे एरिया वेक्टर है, क्या वो एक्स के अलोंग ही है? अरे एरिया वेक्टर तो ऐसा आएगा ना। तो मेरे को एक बात बोलो, फाइव वन का क्या मैं फ्लक्स जीरो बोल दूं? सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, क्या यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है? अरे हाँ ना तो बोलो। और क्या वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस प्लेन? तो देखिए सर, जो भी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका दो कंपोनेंट तो है, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, राइट? लेकिन सर मुझे उससे क्या लेना था ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इट इज अलोंग आई कैप। रहा ना तो बोलो, मेरा जो भी ए वन वेक्टर, तुम ऐसे बोलो ना, ये ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप है ना। तो अगर मैं डॉट करूंगा इसको, मान लो इसके साथ ई नॉट बाई इंटू एक्स आई कैप,
सोच के देखो ना, ये x की जगह 0 पुट करेंगे, अरे इस प्लेन पे है अगर। अरे हाँ ना तो बोलो। तुम बोलोगे सर ये y वाला कोई काम का नहीं है क्या? मैं बोलूंगा बेटा ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट काम में आता है जो एरिया वेक्टर के अलोंग, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? यार ऐसे ही मत बोलो, समझ में आया तो एकदम कंफर्म बोलो कि आया। पक्का आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, इस सरफेस से मैं फाई टू निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? फाई टू। जैसे मैं फाई टू निकालूंगा, तुम बोलोगे सर देखिए फाई टू में यहाँ पे x का वैल्यू है a, अरे हाँ ना तो बोलो। और क्या वो भी कांस्टेंट है? अरे हाँ ना तो बोलो। सो फाई टू के लिए मैं जो e2 लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे देखना, e2 की जगह मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? a। और y के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज y वाला कंपोनेंट काम का ही नहीं है। सो ई नॉट बाई ए इंटू ए आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप लिख दो। लेकिन y वाला कंपोनेंट कोई काम का है क्या यार? क्योंकि मेरा एरिया वेक्टर तो ए आई कैप के अलॉन्ग ही है ना, ये मेरा एरिया वेक्टर है तो इट इज अलॉन्ग आई कैप ओनली। और सर ने ये बात तो चीख चीख के कहा था कि मुझे बस उस कंपोनेंट लेके वरीड होना है जो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, यस और नो। तो ई टू की जगह मैं क्या लिखूंगा बोलो? क्या ये सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है जो पहले हम लोगों ने किया था? क्या ये हो जाएगा ई नॉट इंटू एरिया विच इज ए स्क्वायर? अरे हाँ ना तो बोलो। यार तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। अच्छा, ये वाला देखो, इस सरफेस की वजह से मैंने बोला ये फाई थ्री, क्या है ये? फाई थ्री। अभी मेरे को बोलो फाई थ्री का वैल्यू क्या होगा? जीरो, यस और नो। लेकिन बेटा यहाँ पे वो लॉजिक से नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका वेक्टर तो ऐसा है ना, एरिया वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा है ना। तो मेरे को बोलो एरिया वेक्टर इसका जे कैप के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जे कैप के अलॉन्ग है क्या? है। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा याद करो, इस सरफेस पे क्या ये एक्स जेड प्लेन पे, और एक्स जेड प्लेन पे वाई का वैल्यू जीरो होता है, और क्या वो इस प्लेन में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जीरो? तो अगर मैं फाई थ्री लिखना भी चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? दैट विल बी ई थ्री इंटू ए। रहा ना तो बोलो। तो मैं बोलूंगा ई थ्री क्या होगा बेटा? ई थ्री थोड़ा समझने का कोशिश करो। दैट विल बी ई नॉट बाई ए इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस प्लेन पे वाई का वैल्यू क्या है? जीरो, यस और नो। तो मेरे को बोलो, देखो ई थ्री जो भी आया, देखो केवल वो आई कैप में आया, जे कैप में कुछ भी नहीं आया। और जो मेरे एरिया वेक्टर था ये अलोंग जे कैप है, राइट, माइनस जे कैप टू बी मोर प्रिसाइज। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है क्या जो एरिया वेक्टर के अलोंग है? तो क्या यहाँ पे फ्लक्स जीरो होना ही चाहिए था? समझ में आ रहा है? ऐसे डी पार्ट का करते हैं, टॉक अबाउट द डी पार्ट। डी पार्ट में होगा मेरा 5 4 एंड दिस इज फ्रॉम दैट सरफेस। समझ में आया? अभी यहाँ पे क्या फ्लक्स जीरो होगा? बहुत बढ़िया। समझ में आया क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो बेटा एरिया वेक्टर इधर रहेगा, राइट, तो मोर प्रिसाइजली इट इज अलोंग जे कैप। समझ में आया? और अभी सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट है जे कैप के अलोंग, तो बस मुझे ई फोर लिखना होगा। और जैसे ही मैं ई फोर लिखूंगा, मैं लिखूंगा दैट विल बी ई नॉट बाई ए इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई की जगह क्या मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो वाई बराबर ए होगा, एंड दैट विल बी ऑल्सो कांस्टेंट, यस और नो। मैं बोलूंगा दैट विल बी ए जे कैप। समझ में आया? एंड इफ आई सी इट वेरी प्रिसाइजली, तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आई कंपोनेंट है और एक जे कंपोनेंट है, राइट। अरे हाँ ना तो बोले, एक आई कंपोनेंट एक जे कंपोनेंट है। लेकिन सर मुझे ये आई कंपोनेंट के लिए वरिड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मेरा जो भी फ्लक्स आएगा दैट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग ई कैप, राइट। तो 5 4 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? देखो ये ए मर जाएगा, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा? ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, मेरे को बोलो 5 5 क्या होगा? सामने वाला सरफेस। बहुत बढ़िया, 5 5 तो जीरो होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर आएगा, राइट। और ये के कैप के अलोंग आएगा, और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट के कैप के अलोंग नहीं है। सिमिलरली इसका पीछे की ओर जाएगा ऐसे, और मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट के कैप के अलोंग है नहीं, तो 5 5 भी जीरो होगा और 5 6 भी। बेटा एक बार ध्यान से सोच समझ के बोलो, क्या ये ऐसे टाइप का सवाल कर लोगे अभी? क्या ये एकदम फर्जी क्वेश्चंस है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। है ना, फर्जी क्वेश्चंस है ना। बेटा दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। अभी अपन लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी गॉस लॉ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो गॉस लॉ। अच्छा बेटा, गॉस एक लॉ दिया था, क्या है ये? गॉस लॉ है, राइट। और मैंने बोला था कि लॉ ऐसा क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं जिनका कोई भी प्रूफ नहीं है, राइट। सो गॉस लॉ का भी कोई प्रूफ नहीं है, तो कभी तुम्हारे स्कूल के मैडम ने अगर कभी इसका प्रूफ दिखाया है तो वो गलत है बेटा, क्योंकि गॉस लॉ का कोई प्रूफ तो है नहीं। समझ में आया? जैसे कि कूलम्स लॉ, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका भी कोई प्रूफ नहीं होता, बस हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वी कैन जस्ट वेरीफाई। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो बेटा ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास चार्जेस है, मान लो ऐसा, ये Q1 है और ये Q2 है, और ये मान लो माइनस Q3 है। समझ में आया? ये क्या है? माइनस Q3। तो अगर मैं इसको लेके गॉसियन सरफेस बनाऊं, गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है बेटा, नाम में टफ है। दिस इज अ सरफेस लाइक दिस। बेटा ये थैला है, तुमको पता नहीं 2D में दिख रहा है, लेकिन मुझे थैला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थैला। मतलब ये एक पाउच है, पाउच में मैंने इनको बंद कर रखा है। इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। बात समझ में आया? अभी देखो बेटा, तुम बोलोगे सर इसका
गॉस लॉ का काम क्या था? मैं बोलूंगा काम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले इसको यूज कैसे करते ये समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा गॉस ने एक लॉ दिया था और उसने बोला था कि बेटा ये जो भी नेट फ्लक्स होगा थ्रू दी सरफेस, व्हाटएवर बी द नेट फ्लक्स, दैट विल बी नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है? फाइनेट बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा कुछ इसने एक लॉ दिया था, जैसे कि के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मैंने ऐसे बोला, प्यारी चीख चीख के खड़ा हो गया, बोला कि सर देखिए, व्हाई डू आई नीड टू कैलकुलेट दिस, है ना? मैं तो फ्लक्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर रहा था, ई डॉट डी ए करके रहा ना। तो बोलो, मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा सब्र रखो और एक बात मेरे को बोलो। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करूँ डी है, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करूँ डी है, और डी ए वेक्टर मस्ट बी लाइक दिस, यस और नो? और सोच के देखो, अंदर में जितना चार्जेस है उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आए, ये जरूरी थोड़ी अलोंग डी ए, वो तो ऐसे भी आ सकता है, राइट? बेटा तुम सोच के देखो, हर जगह पे ये अलग अलग भी तो आ सकता है। सोच के देखो, ये डी ए इधर आया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बोलो ये थीटा वन है तो ये थीटा टू होगा। सोच के देखो, क्या ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बन रहा है? अरे फ्लक्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, राइट? बट अगर हम लोग गॉस लॉ आता है तो गॉस लॉ ने तो एक सीधा फॉर्मूला दिया था कि क्यू नेट बराबर क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? और इसका काम क्या है कि सर मैं फ्लक्स निकालू ही क्यों? एक बात समझो, मेरे को फिर प्यारे ने पूछा कि सर देखिए मैं फ्लक्स निकालू ही क्यों? मुझे तो फ्लक्स में केवल मैथमेटिक्स ही दिखा, मुझे तो उसमें फिजिक्स दिखा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम भी यही कह रहे होगे कि सर देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा, whatever we have studied, we have only calculated, right? We were counting number of field lines. तो इसमें फायदा क्या है? मैं क्यों काउंट करूं? मैं बोलूंगा बेटा धैर्य धरो, धैर्य धरो। व्हाट इज फ्लक्स नेट? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए? कैसे लिख सकते हैं? और क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि इट इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट? और जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो तुम चीख के खड़े हो गए कि सर देखिए अभी मेरे को समझ में आ गया, अभी मेरे को समझ में आ गया सर कि कैसे आप ये लिख रहे हो, एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डिफाइनिंग गॉस लॉ? क्योंकि सर देखिए हम लोग फ्लक्स को ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, राइट? और इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इजी हो जाता है बाय फ्लक्स कैलकुलेशन। समझ में आया? कुछ भी नहीं आया क्या? लेकिन बेटा याद रखना, ये जो भी मैंने नेट फ्लक्स लिखा है, ये जो भी मैंने नेट फ्लक्स लिखा है जे वाला, इट इज फॉर द क्लोज सरफेस ओनली। समझ में आया? फॉर द क्लोज्ड सरफेस ओनली। और बेटा ये बहुत लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मेरे पास अभी 4 चार्जेस है। क्या है बेटा? आई हैव 4 चार्जेस। समझ में भी आ रहा है तुम्हें? Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 और यहाँ पे Q4 है। समझ में आया? लेकिन मैंने अभी गॉसियन सरफेस इन तीनों को लेके बनाया होगा। समझ में आ रहा है? When will I will write phi net, मुझे क्या लिखना चाहिए? Q1 plus Q2 and be very careful, put these all with sign, minus Q3 by epsilon नॉट, है ना? और जैसे मैंने ऐसे लिखा, फिर से प्यारी खड़ी होगी कि सर देखिए बहुत गंदा बात है, आपने Q4 को नहीं लिया फ्लक्स कैलकुलेशन में। मैं बोला बेटा धैर्य रखो, क्या ये क्लोज सरफेस है? रहाना तो बोलो, क्या Q आउटसाइड द क्लोज सरफेस है? सोच के देखो, ये जितना फील्ड लाइंस यहाँ से घुसेगा उतना ही निकल जाएगा ना भाई। तो Q को 4 का वजह से ऐसे भी कोई नेट फ्लक्स नहीं आने वाला यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, ये जो भी हम लोग फाइनेट लिख रहे हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं फॉर क्लोज सरफेस ओनली। समझ में आ रहा है? फॉर क्लोज। समझ में आया? अभी देखो बेटा, जैसे मैंने ये सब कर रहा हूँ, तो फिर प्यारी मेरे को बोला कि सर देखिए मुझे आप पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलूंगा बेटा देखो, लॉ का कोई प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता, लॉ का कोई प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता, बात समझ में आ रहा है? लेकिन वेरीफाई जरूर करा सकता हूँ, वेरीफाई जरूर करा सकता हूँ। सर कैसे वेरीफाई करा सकते हो? बोला बेटा धैर्य रखो, ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। क्या है बेटा? ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। कैसे गॉसियन सरफेस लेंगे, व्हाट विल बी दी लॉजिक बिहाइंड दैट, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा फील लेते हैं। समझ में आया? और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना। क्या माना? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बेटा पता नहीं तुम्हें ये 2D में दिख सकता है, लेकिन मुझे तो ये 3D में स्फीयर दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैंने प्यारे को बोला भाई देखो, इस क्यू से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, क्या वो रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है ऐसे? यार तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसे निकलता है। तो सर देखिए यहाँ पे क्या मैं एक डीए वेक्टर ऐसे कंसिडर कर दूं, डीए वेक्टर है ना? तो बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट विल बी माय फाई नेट? फाई नेट क्या होगा? बोलो, क्या वो ई डॉट डीए होगा? अच्छा इसका रेडियस आर मान लो, इसका रेडियस आर मान लो। बात समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा ई तो मेरा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे पूरा हर एक पॉइंट पे वही होगा ना भाई? ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर ई इंटू डी ए। डी ए क्या है? इस सरफेस का एरिया। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम बोलोगे सर देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा डी फाई नेट कर, यहाँ पे डी फाई करो। क्या डी फाई के लिए मैं इसको इंटू डी ए करूंगा, डॉट डी ए। अरे हाँ ना? तो बोलो, मैं बस वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे नेट फ्लक्स मिल जाएगा? ये डी फाई का हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी द नेट फ्लक्स। अरे हाँ ना? तो बोलो यार।
और यहाँ से देखो क्या ये कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यार कुछ नहीं आया सर, पता नहीं क्या कह रहे हो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी अगर मैं करता जाऊंगा तो क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर मिल जाएगा, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मुझे यहाँ से क्या मिला भाई, फाई नेट जो भी मिला मुझे वो क्या मिला, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा के को क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। मेरा ये नेट फ्लक्स जो भी आया ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, समझ में आया। और जैसे मैंने फोर पाई को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरा गॉस लॉ वैलिडिकेट हो गया कि फाई नेट इज नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी तुम बोलोगे सर ये वैलिडिकेट हुआ कैसे, मैं बोलूंगा देखो बेटा, गॉस लॉ मुझे क्या कहता था कि मेरा जो भी यहाँ से नेट फ्लक्स जाएगा दैट विल बी क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्या ये क्यू ही है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है तुमको, यहाँ तक कोई भी डाउट है। बेटा गॉसियन सरफेस को स्फेरिकली क्यों ले ये भी मैं बताऊंगा, पहले ये फील लो, क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है, कैसे गॉसियन सरफेस को डील करेंगे वगैरह वगैरह सब बता दूंगा बेटा, उसका टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी देखो जैसे ही ऐसा बात किया मैंने तो फिर प्यारी ने मेरे को एक सवाल पूछा, और वो बहुत ही प्यारी सवाल था। प्यारी सवाल क्या है, प्यारी बोलता है कि सर देखिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, है ना। सर मैं यहाँ पे 2-3 सरफेस बना रहा हूँ, एक सरफेस में ऐसा बना रहा हूँ, एक सरफेस में ऐसा बना रहा हूँ, बस ये बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा सरफेस क्लोज है, समझ में आया। और एक सरफेस में ऐसा बना रहा हूँ, समझ में आया। मैंने बोला कि जे वाला जो फर्स्ट सरफेस है इससे फ्लक्स जा रहा होगा फाई 1, सेकेंड सरफेस से मान लो फ्लक्स जा रहा है फाई 2, और थर्ड सरफेस से जा रहा है मान लो फाई 3। बात समझ में आ रहा है। फिर पहले मेरे को पूछा सर ये तीनों बराबर होगा क्या, मैंने बोला इसका जवाब तुम दो, क्या बराबर होगा कि नहीं होगा। कमेंट ऑन फाई, ऑप्शन नंबर ए, फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2 विच इज ग्रेटर देन फाई 3, समझ में आया। नंबर बी, फाई 3 इज ग्रेटर देन फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1। नंबर सी, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 3। ऑप्शन नंबर डी, नन। बहुत बढ़िया, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 3, राइट। ऐसे क्यों हो रहा है ये भी समझो। तुम बोलोगे सर देखिए मेरा जो भी नेट फ्लक्स है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, फाई नेट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर देखिए ये सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो डिपेंड करता है कि अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रहा है। सो व्हाट विल बी माय करेक्ट आंसर, आंसर विल बी फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 3। बात समझ में आया। अभी और एक बात देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक पॉइंट चार्ज को मैंने बाहर रखा प्लस क्यू, और यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस माना, ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो बेटा मुझे बोलो व्हाट विल बी फाई नेट थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, बोलो व्हाट विल बी फाई नेट थ्रू गॉसियन सरफेस, 0। तुम बोलोगे सर देखिए ये, तुम बोल रहे हो सर देखिए ये बराबर होता है मेरा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्यू एनक्लोज मेरा 0 है ना। लेकिन इसका और एक लॉजिक है, देखो बेटा मेरा जो भी ये प्लस क्यू है ये तो बाहर रखा हुआ है, राइट। ये तो अपने आस पड़ोस में ऐसे फील्ड लाइंस तो छोड़ ही रहा होगा, ये सर नो। लेकिन सर हो क्या रहा होगा, जितना फील्ड लाइंस घुस रहा होगा उतना बाहर भी निकल रहा होगा। मैं बस लॉजिक दे रहा हूँ, आई एम वैलिडिकेटिंग गॉस लॉ, आई एम नॉट प्रूविंग एनीथिंग, समझ में आया। सर देखिए इनकमिंग फ्लक्सेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्सेस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसी इसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि फाई नेट इज इक्वल टू 0। तो बेटा तुमको क्या याद रखना है, पहला बात कि अपन लोग फाई नेट को लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है कि ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा ना ये गोल बनाया है, ये क्या कहता है बेटा, ये सरफेस इंटीग्रल कहता है, समझ में आ रहा है। ये क्या कहता है, दिस इज सरफेस इंटीग्रल, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल। बेटा इसमें कुछ मतलब लोचा लेने का जरूरत नहीं है। ये सरफेस इंटीग्रल यही बता रहा है कि मैं जो भी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ये सरफेस के लिए कर रहा हूँ, समझ में आया, क्लोज सरफेस के लिए, समझ में आ रहा है। अभी देखो बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि वी हैव अ वाइड वैरायटी टू टेक गॉसियन सरफेस, राइट। रहाना तो बोलो, वी हैव अ वाइड वैरायटी टू टेक गॉसियन सरफेस। तो सर हम लोग गॉसियन सरफेस को कैसे भी ले सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो हम लोग क्यों ले रहे हैं, जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि आसान करने के लिए। अरे बोलो, कॉम्प्लिकेट करने के लिए, है ना। अरे बेटा हम लोग जो भी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को कि इजी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बेटा गॉस लॉ इजी कर रहा है, इसी का नॉर्मल देखो हम लोग क्या करेंगे ना, गॉस लॉ पढ़ने के बाद विल ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। और उन सबको अगर तुम नॉर्मल वे में निकालने जाओगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इंटीग्रेट करना पड़ता है, समझ में आया। बट गॉस लॉ में ये बहुत इजी हो जाता है, समझ में आया।
तो गॉस लॉ बेटा एक बात याद रखना, फिजिक्स में जितना भी चीजें आएंगी दैट आर जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर एंड नॉट टू कॉम्प्लिकेट देम। समझ में आया? ये मत बोलो कि कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सर, तो गॉस लॉ में इजी कर रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव अ वाइड वैरायटी टू टेक ऑप्शंस, राइट? आई हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू टेक गॉसियन सरफेस। एक ने मेरे को बोला कि सर देखिए ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। एक ने मेरे को बोला ऐसा लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला देखो भाई मुझे इनडायरेक्टली क्या करना है, ई डॉट डी ए करना है, रहाना तो बोलो। फॉर्मूला क्या निकल के आया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। बेटा बहुत टफ लग रहा है क्या? दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। बहुत ही इजी है, देखो जरा ये करना है ना। सर देखिए यहाँ पे क्यू का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ये सुन लो। और यहाँ पे डीए वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, रहाना तो बोलो। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा और डीए वेक्टर यहाँ पे कैसा आएगा, ऐसा है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे और डीए वेक्टर ऐसे ऐसा आएगा ना। हाँ, तो मेरे को बोलो फॉर सरफेस नंबर वन क्या मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर का एंगल लगातार चेंज हो रहा है, रहाना तो बोलो। और अगर लगातार चेंज हो रहा है तो कॉस थीटा लगातार चेंज हो रहा है। और अगर कॉस थीटा लगातार चेंज हो रहा है तो आई कैन नॉट डू डॉट प्रोडक्ट दैट इजीली। समझ में आया? तो इसमें गॉसियन सरफेस अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना चीजें। क्या सेम गोज फॉर सेकंड सरफेस ऑल्सो, रहाना तो बोलो। सेकंड सरफेस में भी वही होगा ना, इट विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स, यस और नो। इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग गॉसियन सरफेस को ऐसे लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहे। या तो मेरे को एरिया वेक्टर कांस्टेंट दिख जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिख जाए एरिया वेक्टर में, एंगल वेरी ना करे। विल टेक वेरी सिमेट्रिकल केसेस, विल टेक क्या लेंगे बोलो, सिमेट्रिकल। गॉसियन सरफेस मस्ट बी वेरी सिमेट्रिकल, तब जाके ये सॉल्व होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी तुम एक एग्जांपल समझाते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एंड इफ आई टेक अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, समझ में आया? तो इसमें फायदा क्या है सोचो। क्या इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? हाँ आएगा, तो आएगा। इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा आया। और इसका एरिया वेक्टर भी किधर आएगा भाई? क्या एरिया वेक्टर भी इसके अलाइनमेंट में ही ऐसे ही आएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। ये तो सर आपने एक लोकेशन का बात किया, बाकी लोकेशन में ऐसा होगा ये जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच के देखो, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, राइट? और हर एक पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहूँ तो ये भी तो ऐसे ही आएगा। तो सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज मेकिंग 0 डिग्री विद ईच अदर, है ना? तो अपन लोग बहुत इजीली इन चीजों को डील कर सकते हैं। तो हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे बोलो, कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। समझ में आया? फिर समझ में आ रहा है? जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, या तो देखो क्या क्या कंडीशंस हम लोग फुलफिल करा सकते हैं। नंबर वन, या तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, अरे कोई एक चीज कांस्टेंट हो जाए। समझ में आया? हम लोग इन चीजों को ट्राई करेंगे। या फिर हम लोग देखेंगे कि मेरा एरिया कांस्टेंट हो जाए, मतलब वेरी ना करे। मतलब एरिया कांस्टेंट नहीं, एरिया नोन करो कि हम लोग को जो पता है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, जिनके एरिया हमें पता है, नोन। समझ में आया? और तीसरा हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आइदर पैरेलल रहे एक दूसरे के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर रहे। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड कंडीशन टू टेक अ गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, अभी देखो हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए गॉस लॉ में लोग बहुत ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि बाकी में देर इज अ लिमिटेशन कि हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, कभी मुझे एरिया वेक्टर नोन नहीं मिलेगा, कभी पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं होगा, इधर उधर वेरी करेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ट्राई तो अपन लोग यही करेंगे कि ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाए, तो इसीलिए हम लोग गॉस लॉ को बहुत ही सिमेट्रिकल केसेस में सॉल्व करते हैं। समझ में आया? और बेटा तुम जान के ये खुशी भी होगा कि बेटा हम लोगों का सिलेबस में जो भी है दैट इज सिंपल थिंग्स ओनली, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है हम लोगों के सिलेबस में। समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर टेकिंग अ क्वेश्चन। सेकंड है बेटा कि बेटा मान लो मेरे पास एक चार्ज है ऐसे, यहाँ पे एक चार्ज है ऐसे Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है। और एक खुराफाती बच्चे ने क्या क्या बोला कि सर देखिए आपने बोला था गॉसियन सरफेस लेना है, तो हम लोग क्या ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले ले? मैं बोलूंगा बिल्कुल ले लो। उसने जानबूझ के ऐसे किया, उसने बोला कि सर देखिए ये Q1 ये सरफेस के बाहर है कि अंदर है। समझ में आया? इन और आउट। समझ में आ रहा है? बेटा इसलिए मैंने और एक लिमिटेशन बोल दिया कि देखो भाई एक पॉइंट चार्ज को तुम ऐसे मुंडी बाहर और पैर नीचे नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? अरे मुंडी बाहर, ये मुंडी बाहर, ये पैर नीचे नहीं रख सकते। समझ में आया? पूरा उसको अंदर रखना होगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये भी कन्वेंशन कर दिया कि कोई बच्चे खुराफात ना करे। लेकिन बेटा इसी में एक बात अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, क्या है बेटा? सर बोलते ही नहीं है, कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या? तो कभी तो हाँ ना बोल दो। क्या समझ में आया कैसे कैसे हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे? मान लो मेरे पास एक रॉड है, अभी क्यों आना, अभी मैं अगर यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस लूं, समझ में आ रहा है? तो क्या ये वाला कर सकते हो? मैं बोलूंगा ये वाला कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, दिस इज अलाउड बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, तो दिस इज अलाउड। लेकिन पॉइंट चार्जेस के लिए अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा और एक बात होता है कि अगर मेरा बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं ना हम लोग, अरे बहुत हाईली सिमेट्रिकल लेते हैं ना, तो एक डायलॉग याद रखना कि कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा। क्यों बोला मैंने, ये समझ में आएगा अगले क्लास में। कद्दू कटेगा और बोलो यार बराबर बटेगा, बिकॉज वी टेक हाईली सिमेट्रिकल केसेस।
यार तुम्हें कुछ नहीं आया क्या? पक्का? तो ये चीजें याद रखना यार। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला समझ रहा हूँ? पक्का ना? आज का लेक्चर यही तक रहने